सोचिए, 20वीं सदी की एक सबसे जरूरी कविता और उतनी ही कंफ्यूजिंग भी। आज हम टीएस एलियट की द वेस्टलैंड के रहस्यों की परतों को खोलेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों ये मुश्किल लगने वाली कविता आज भी इतनी पावरफुल है। तो सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या है इस कविता में? क्यों एक ऐसी कविता जिसे इतना मुश्किल और उलझा हुआ माना जाता है, उसे एक मास्टरपीस का दर्जा मिला हुआ है? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और पता लगाते हैं कि द वेस्टलैंड इतनी खास क्यों है। सबसे पहले तो इस बात पे गौर कीजिए, अंग्रेजी साहित्य का ये इतना बड़ा मील का पत्थर अपनी पूरी गहराई के साथ सिर्फ 434 लाइनों में सिमटा हुआ है। कमाल है ना? अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। ये कविता पब्लिश हुई थी 1922 में, यानी पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद का दौर। दुनिया ने एक भयानक तबाही देखी थी और लोगों में एक गहरी निराशा थी। ये कविता उस टूटन और बिखराव की भावना को एकदम सही तरीके से पकड़ती है। और इसी वजह से द वेस्टलैंड मॉडर्निज्म यानी आधुनिकतावाद का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस आंदोलन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये अतीत से एक ब्रेकअप जैसा था। आर्टिस्ट और राइटर पुराने तौर तरीकों से बोर हो चुके थे और मॉडर्न दुनिया की बेचैनी और कंफ्यूजन को दिखाने के लिए नए रास्ते खोज रहे थे। ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में था। तो चलिए, अब कविता के दिल में उतरते हैं, जो कि एक तरह से मॉडर्न दुनिया का डायग्नोसिस है। तो एलियट की नज़र में मॉडर्न दुनिया कैसी थी? आसान शब्दों में कहें तो हम आध्यात्मिक तौर पर बिल्कुल बंजर हो चुके हैं। कल्चर का स्तर गिर गया है, प्यार का मतलब सिर्फ बिना किसी इमोशन के सेक्स रह गया है, और लोग भले ही जिंदा हों पर अंदर से मरे हुए हैं, बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह, जिनकी आत्मा ही नहीं है। लेकिन और ये बहुत ज़रूरी बात है, इस अंधेरे के आखिर में उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी है। ये जो फर्क है वो वाकई में चौंकाने वाला है ना? एक तरफ है हमारा गौरवशाली अतीत, जहां हर चीज में एक गहरा मतलब था, और दूसरी तरफ है आज का खोखलापन। ऐसा लगता है जैसे एलियट कह रहे हों कि हमने उन चीजों से नाता तोड़ लिया है जो सच में मायने रखती थीं, और उनकी जगह बस सतही चीजों को दे दी हैं। अब इन बड़े बड़े आइडियाज को और अच्छे से समझने के लिए आइए कविता के अंदर से कुछ सीन देखते हैं। हमारा पहला स्टॉप है मॉडर्न लंदन, जिसे एलियट कहते हैं अनरियल सिटी या अवास्तविक शहर। जरा सोचिए, सड़कों पर चलती फिरती भीड़ जो किसी मशीन की तरह आगे बढ़ रही है। एलियट यहां लोगों की एक बहुत ही डरावनी तस्वीर खींचते हैं। वो चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा मर चुकी है, ज़ॉम्बीज़ की तरह। उन्होंने अपनी जिंदगी की चमक, अपनी एनर्जी, सब कुछ खो दिया है। वे जिंदा दिखते तो हैं, पर असल में है नहीं। ये वाकई एक परेशान कर देने वाली इमेज है। अब आते हैं एक दूसरे सीन पर। यह कहानी है एक युवा टाइपिस्ट और उसके प्रेमी की। ये सीन सच में दिल तोड़ देता है। ये दिखाता है कि कैसे मॉडर्न रिश्ते पूरी तरह से मैकेनिकल, रोबोट जैसे हो गए हैं। कोई सच्चा इमोशनल कनेक्शन नहीं है, बस एक खालीपन है। टाइपिस्ट कोई भाव नहीं दिखाती, जैसे सब कुछ बिना किसी एहसास के हो रहा हो। हमारा तीसरा सीन हमें एक पब में ले जाता है, जहां दो औरतें आपस में बात कर रही हैं। यहां तक कि वर्किंग क्लास के लोगों में भी रिश्ते सिर्फ लेन देन के रह गए हैं। वफादारी जैसी कोई चीज ही नहीं है। ये औरतें अपनी दोस्त के लिए परेशान नहीं हैं, बल्कि वो तो उसकी मुसीबत में अपना फायदा देख रही हैं। ये उस नैतिक गिरावट का एक कड़वा सच दिखाता है, जिसे एलियट अपने आसपास महसूस कर रहे थे। लेकिन अब कहानी कविता के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, जहां हमें उम्मीद की एक राह दिखाई देती है। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। हम यूरोप के उन बंजर शहरों को पीछे छोड़ देते हैं और पहुंच जाते हैं भारत के आध्यात्मिक माहौल में। इस बंजर जमीन के बीच गंगा नदी के पास से एक आवाज आती है, बादलों के गरजने की आवाज। और यहीं पर कविता हमें एक रास्ता दिखाती है, इस बीमारी का एक इलाज बताती है। ये हिंदू माइथोलॉजी के 3 आदेश हैं। दत्त यानी बिना किसी स्वार्थ के देना, दयाध्वम यानी सहानुभूति रखना, दूसरों के दर्द को महसूस करना, और दम्यता यानी खुद पर कंट्रोल रखना। तो चलिए, अब आखिर में ये देखते हैं कि ये कविता हमें क्या देकर जाती है और आज भी ये इतनी जरूरी क्यों है। मशहूर क्रिटिक क्लिंथ ब्रूक्स ने इसे बहुत खूबसूरती से एक लाइन में समझाया है। ये कविता दिखाती है अतीत के खो चुके गौरव और मॉडर्न इंसान की जीती जागती मौत को। ये बात इस कविता के असली दर्द और उसकी ताकत को पूरी तरह से पकड़ लेती है। और यहीं पर आकर ये कविता हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ देती है। देखिए, एलियट को ये कविता लिखे 100 साल से ज्यादा हो गए हैं, पर
क्या हम आज भी उसी बंजर जमीन में नहीं जी रहे हैं? क्या हमें उस आध्यात्मिक सूखेपन का कोई इलाज मिला जिसके बारे में उन्होंने लिखा था? यही वो सवाल है जो द वेस्टलैंड को आज भी उतना ही रेलेवेंट, उतना ही जरूरी बनाता है जितना वो तब था।